देखिए, इस लाइन में हर आदमी कहीं ना कहीं से तो आता ही है। और अगर हम डिटेल में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो उसी बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड इतने एक्टर्स आते हैं हर साल जो धीरे धीरे नाम भी कमाते हैं, कुछ नहीं कमा पाते वक्त और किस्मत के कारण, मगर सबकी बैकग्राउंड अलग अलग ही होती हैं। कुछ होते हैं जो बम्बई में फिल्मी घरानों से आए हुए लोग होते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसा एक कॉमन है भाई कि हर आदमी की एक बैकग्राउंड है। मेरी बैकग्राउंड एक बिजनेस हाउस की बैकग्राउंड रही है। नॉर्थ इंडिया, पानीपत से हूँ मैं। जहाँ तक कैसे मैं थिएटर में आया, मैं स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, बल्कि स्कूल से भी पहले गली मोहल्लों में जब नाटक वगैरह होते थे, रामलीला के दौर में, दशहरा के दौर में, तो उसके बाद प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, अभी अगर मैं याद करूं तो मुझे लगता है मुझे मैक्सिमम मज़ा उसमें ही आता था। मतलब मुझे सब कुछ भूल जाता था मैं जब नाटक देखता था, चाहे वो सोशल ड्रामा होते थे रामलीला के ज़माने के, या फिर जब खुद करने लगे तो किसी चीज़ का कोई होश नहीं है, उसी में जैसे लग रहा है इसमें बहुत बढ़िया। पढ़ाई में कभी मुझे नहीं याद आ रहा मैंने एंजॉय किया हो कभी पढ़ाई को। बड़ा जनरल तो आदमी स्कूल तक की तो पढ़ाई एक कॉमन सेंस के तौर पर हर आदमी अच्छे खासे मार्क्स में हम भी पास होते थे, लेकिन उसके बाद मुझे याद नहीं मैंने कभी इंटरेस्ट लिया हो पढ़ाई में। पढ़ते ज़रूर थे क्योंकि एक बनी बनाई लीक पर आपको चलना होता था, और अपने आसपास को जो माहौल है, आपके माँ बाप भी ज़्यादातर उसी से प्रभावित हो करके आपको उसी तरीके की लाइंस में भेजना चाहते थे या उस तरफ आपको एनकरेज करते थे। लेकिन धीरे धीरे आदमी को पता लगता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है और किस चीज़ में मज़ा आता है उसको। तो मैंने पाया कि मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। घर वालों की तरफ से थोड़े से रेजिस्टेंस भी रहा नेचुरली, जो कि रहता ही है, लेकिन फिर जैसे हालात हुए जिस तरह के, वो ऐसा ही होना था, तो मैं कभी किसी दूसरी फील्ड में तो जम नहीं पाया। और फिर मैंने यहाँ तक कि पूरी ग्रेजुएशन के बाद मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में चला गया। जैसे मुझे पता लगा एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ ये प्रोफेशनल पढ़ाई होती है, तो वो ज्वाइन करने के बाद तो जैसे पूरी आपके लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई। तो फिर तो आई नेवर लुक्ड बैक। मैं एक्चुअली 80 तब मैं थिएटर ही करता रहा। 72 में पास करके दिल्ली से मैं दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में थिएटर ही ज़्यादा करता था, और इत्तेफाक से मैंने थिएटर में डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों स्पेशलाइज किया था। इनिशियली आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए थिएटर डायरेक्टर। आई यूज्ड टू बी कंपैरेटिवली मच शाई पर्सन, तो एक्टिंग में मुझे लगा था कि जिस तरह की एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ चाहिए या जैसे लोग हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता था। अंदर है, मैं करना चाहता हूँ, बट वो मेरे पास उसको करने का एक्सप्रेशन नहीं था। आई कुडंट शो व्हाट आई एम रियली फीलिंग, वो शाइनेस की वजह से। सो आई फोकस्ड, शिफ्टेड माई फोकस फ्रॉम एक्टिंग टू डायरेक्शन इन थिएटर। तो थिएटर में फिर मैंने एज ए डायरेक्टर ही काम करना शुरू कर दिया। जब पास आउट भी एज ए डायरेक्टर किया, तो एक्टर्स के साथ काम करते करते मुझे एक्टिंग ज़्यादा समझ में आई, रादर देन पढ़ाई के थ्रू किसी ने सिखाई हो, उससे नहीं समझ पाया कि एक्टिंग कुछ सीखने की बात ही नहीं है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। और जब आप अपने एक्टर्स को समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ ये सिचुएशन है और ये कैरेक्टर है, कैसे बिहेव करेगा, थोड़ा सा हम भी बात करते हैं, आप भी देखिए कैसे करेगा, तो देन इट बिकम्स मच ईजियर। अदरवाइज कैसे करना है बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता एक्चुअली एक्टिंग करने का। इट इज मोर ऑफ ए बिहेविंग रादर देन एक्टिंग। तो वो मेरे लिए बड़ा आसान सा मुझे समझ में आया, पूरी खुल के समझ में आया एक्टिंग है क्या। तो उस तरह से मुझे थिएटर करते करते, डायरेक्ट करते करते एक्टिंग के ऑफर भी आने लगे, जो मैंने दिल्ली में रहकर ही
रेपर्टरी में भी, रेपर्टरी के बाहर भी वो करने शुरू किए, और फिर डब, एक तरह से एक्टिंग डायरेक्टर दोनों शुरू हो गया। थिएटर ही करता रहा मैं 85 में बॉम्बे आ गया, जब मुझे लगा कि मतलब थिएटर, हिंदी थिएटर स्पेशली, कोई करियर वाली उसके अंदर बात है नहीं, सिवाय इसके कि घूम फिर कर आप सरकारी या गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के थिएटर डायरेक्ट कीजिए, प्लीज वहाँ जाइए या एक्टिंग कीजिए, बट या घूम फिर के आप पढ़ाने लग जाइए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में या उसी तरह की कोई इंस्टीट्यूट में जहाँ पर के, तो क्योंकि अपने आप में वो प्राइवेट एक कमोडिटी कभी नहीं बना थिएटर, हिंदी थिएटर, गुजराती है, मराठी है, बंगला है, बहुत सारी भाषाओं के अपने थिएटर हैं जहाँ प्रोफेशनल डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। हिंदी थिएटर नहीं बन पाया उस तरह से। कई लोग हैं, कर रहे हैं, सैकड़ों लोग आज भी काम कर रहे हैं, बट वो भी थोड़ा घूम फिर के इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हैं और ग्रांट बेस्ड हैं, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी। तो मैं सोचता था कि जब इसको करना ही है तो ये प्रोफेशन होना चाहिए, और तो फिर ये सोचकर कई 10-12 बरस काम करने के बाद मैं बम्बई शिफ्ट किया, काफ़ी लेट, 72 में पास करके एनएसडी से बम्बई चला आया। बम्बई में लगातार मुझे काम मिलने लगा एज एन एक्टर, तो टेलीविज़न शुरू हो गया था, वो एशियाड 82 के बाद थोड़ा कमर्शियल टीवी भी शुरू हो गया था हमारे यहाँ, एडवर्टाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बनने लगे थे DD1 पर, तो उस तरह की मैंने उस तरह की शुरुआत की, तो लगातार बहुत अच्छे अच्छे रोल मिलते रहे। उन्हीं में फिर बाद में एक रोल जो बहुत, पहला ही रोल मेरा बड़ा मशहूर हुआ था, एक इंतज़ार नाम का सीरियल होता था जो कुंदन शाह और अजीज़ मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा इन लोगों ने बनाया था, मेन रोल था उसके अंदर, बहुत लोगों को पसंद आया। फिर बड़ा पॉपुलर उसके बाद मेरा एक और सीरियल आया उन्हीं दिनों में, कबीर नाम का सीरियल था वो। उसी दौर के अंदर 93 या 94 की बात है, जो चंद्रकांता जिसकी आपने बात छेड़ी है, वो मैंने किया। दैट वाज ए मोर ऑफ ए फैंटेसी फिक्शन। एक बहुत मशहूर नावल हमारे यहाँ हुआ है चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, जो देवकी नंदन खत्री बनारस के एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था। बहुत पॉपुलर था, इतना पॉपुलर था कि उस नावल को पढ़ने के लिए उस जमाने में सैकड़ों हजारों लोगों ने हिंदी सीखी, पढ़नी सीखी। इट बिकेम सो पॉपुलर। उसको उन्होंने बनाया नीरजा गुलेरी ने, और उसमें एक मेरा कैरेक्टर था पंडित जगन्नाथ, तो बहुत मशहूर हुआ था वो। उसमें उतना मशहूर हुआ कि उसका उन्होंने एक नेगेटिव भाई भी बना दिया, शनि, वो भी मुझसे कराया, वो भी मुझसे कर, तो पूरा ही बहुत मज़ा आता था। फिर बड़ा पॉपुलर था उस ज़माने में वो, बिल्कुल जैसे रामायण और महाभारत 2 सीरियल पॉपुलर थे, उतना ही पॉपुलर वो सीरियल था। आपने जगत नारायण की एक बात की और सुधा के फादर की बात की, वो एक और सीरियल था, सोनी टीवी का सीरियल था, 99 की बात है शायद, जिसका नाम था साया। उसमें उस कैरेक्टर का नाम था जगत नारायण, फादर का। वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसमें मुझे कुछ बेस्ट एक्टर उन दिनों अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे वो थोड़ा सा मिक्स हो गया। तो लगातार हर सीरियल जब भी मैंने जो किया है, कुछ ऐसे ऊपर वाले की कृपा रही है कि वो हमेशा ही बहुत पॉपुलर हुए हैं, और वो कैरेक्टर्स हिट होते गए। उन्हीं नामों से उस समय मैं उन दिनों में जाना जाता रहा हूँ, जैसे आजकल मैं चिड़ियाघर का बाबूजी बना हुआ हूँ। बड़ी मशहूर फिल्म थी वो, क्या नाम, सलीम लंगड़े पे मत रो, सईद मिर्ज़ा ने बनाई थी। वो इंडिया के जो मुसलमान हैं उनकी जो हालत है, उनकी सोशल और सिचुएशन जो है, उस पर ज़्यादा उसको हाईलाइट करती हुई थी कि वहाँ पर पढ़ाई की बहुत कमी है, एजुकेशन की ना होने की वजह से उनको सही दिशा नहीं मिल पाती उन बच्चों को, यंग जनरेशन को, और कई बार क्राइम में और दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इस तरह की बातों को लेकर बहुत ही मतलब उस समय में उस फिल्म का आना, उस तरह से चीज़ों को देखना, सोचना और लोगों के सामने लाना, एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, मीनिंगफुल, सोशली अवेयर उस तरह की फिल्म थी वो, जिसको देखकर मुझे उन दिनों भी फर्स्ट मेरा रिएक्शन था, आई फेल्ट प्राउड टू बी पार्ट ऑफ, ऑनर्ड एक अच्छे काम के लिए। लगान ऑफ कोर्स वाज ए, वी ऑल नो, ग्रेट फिल्म, जो ऑस्कर तक 4 नॉमिनेशन में से एक थी वो,
ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज नॉमिनेट होना या उनमें से किसी एक को मिलना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वो तो चांस है। चार लोग दौड़ रहे हैं, एक आगे थोड़ा सा कदम जिसका निकल गया, तो वो तो उसका ताल्लुक तो कंपटीशन से है, बट दैट मीन्स क्वालिटी इज एज गुड एज एनी वन ऑफ देम। दैट वाज ऑफ कोर्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद आमिर खान, वर्किंग इन सच ए प्रोजेक्ट। इतना डेयरिंग कोई आदमी जो इस तरह की फिल्म बनाए, जो लीक से हटकर हो, इतनी मेहनत जो मांग रही हो, एक पूरी टीम वर्क पर जो पूरी फिल्म हो, पहली बार इस तरह का एक ब्रेक हुआ था और वो इतनी पॉपुलर भी हुई, क्योंकि मेहनत बहुत हुई थी। मेहनत कई बार सफल नहीं होती है, लेकिन वो फिल्म मजा आया बहुत। वन ऑफ द वेरी वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि वो जो नेगेटिव वाले मैंने रोल किए हैं वो फिल्में ज़्यादा चली नहीं, सामने नहीं आई या पॉपुलर नहीं हो पाई, तो लोगों को पता नहीं है। मैं जैसे अभी आपको एक सीरियल के बारे में बताया था, चंद्रकांता, तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट था मेरा ही एक भाई उन्होंने बना दिया था जिसका नाम शनि था। तो आज भी जो लोग उस सीरियल को याद करते हैं, जिनको देखा है, दे स्वेयर बाई शनि। तो कुछ होता है, कुछ लोगों को लगता है दे कांट सी एनी नेगेटिव कैरेक्टर इन माई फेस, सम पीपल से नो यू सूट मोर। तो आई थिंक दैट इज इंडिविजुअल, और आई एम लकी कि कुछ लोगों को दोनों अलग अलग किस्म के कैरेक्टर मेरे चेहरे में दिखते हैं। तो ये तो मेरा एज एन एक्टर, मुझे आई थिंक दिस इज माई गुड लक। तो क्या हुआ था कुछ, आई थिंक 92 93 की बात है शायद ये। तो मेरे सामने ज्यादातर कभी ऐसी सिचुएशंस नहीं आई कि बड़ा पिक एंड चूज वाली सिचुएशन है कि 10-10 आपके सामने काम अवेलेबल है, उनमें से एक आप चूज कर लीजिए। ऐसा तो खास कभी मौके नहीं आए। तो इतना जरूर है भाई, जब आप काम करने आए तो काम ही आपको करना है। तो तरह तरह के काम आते रहते थे, मैं करता रहता था एज लॉन्ग एज डेट्स एडजस्ट हो रही हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि वो लगातार तरह तरह के रोल, कई बार वो कंटिन्यूस कैरेक्टर्स हैं, इन्हें कंटिन्यूस सीरीज, या कभी कभी वो इंडिविजुअल कहानियां होती हैं। ऐसे भी सीरियल्स होते हैं जिनमें हर कहानी एक एपिसोड की होती है। तो इस तरह से हुआ ये कि बहुत मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोल्स आई कुड डू। तो 93 में कुछ ऐसा महसूस किया लोगों ने कि दे आर ऑलवेज सीइंग इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो ये डन। बाकी कई बार कई लोग एक ही रोल को लंबा 100 एपिसोड में चल रहा है, तो मेरे साथ उससे ज्यादा वो रहा कि अलग अलग रोल मिलते रहे हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोल्स इन ऑन टेलीविजन, दैट वाज इन 93 आई थिंक, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। बट देन आज 93 के बाद आज 20 साल और हो गए, 22 साल, मैं आई एम वर्किंग, आई विल कीप वर्किंग एज लॉन्ग एज आई कैन। ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है 24/7। जैसे अभी ये इतना लंबा मेरा चल रहा है, मैंने कभी इतना लंबा कोई और काम नहीं किया जो मेरा प्रेजेंट काम है, जो ऑलरेडी 900 एपिसोड से ऊपर हो चुका है और 3.5 साल से लगातार 24/7 आप कह सकते हैं मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मगर हर आपका शो इतना हिट नहीं होता है और ना इतना लंबा जरूरी है चले, तो फिर बीच बीच में आपके गैप भी बहुत आते हैं। तो ऐसा भी पीरियड बहुत रहा है। कभी 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने खुद ही गैप ले लिया कि बहुत टेलीविज़न हो गया, और टेलीविज़न में थोड़ी सी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। रेगुलर काम करने की ज़रूर एक फैसिलिटी उसके अंदर है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं होती क्योंकि आप हर रोज़ एक्टिंग कर रहे हैं। तो इट इज़ मोर ऑफ ए स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, एंड बहुत ज़्यादा गहराई और उतना डिटेल वर्क जितना अच्छा हो सकता है, अदरवाइज आप रिहर्सल कर करके और कैरेक्टर्स की डिस्कशन कर करके इंटर रिलेशनशिप्स को समझ के जो आप कर सकते हैं, जो फिल्मों में समय भी मिलता है, वो यहाँ नहीं हो पाता। तो कभी कभी आप उससे ऊब भी जाते हैं, आपके अंदर का एक्टर कभी कभी थक जाता है। तो मैंने एक बार गैप भी लिया था 3-4 साल का कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू टेलीविजन, आई विल डू ओनली फिल्म्स व्हेनेवर दे कम माय वे। बट फिल्म्स का अलग ही एक कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स है। फिल्म में जब तक आपका नाम बिकने ही नहीं लगता बड़ा ढंग से, फिल्म वाले आपको मतलब नहीं बुलाएंगे, बिकेगा तब बुलाएंगे आपको। अदरवाइज आप कोई भी छोटे रोल करना चाहें तो आपको कभी भी बुला लेंगे। मैं थोड़ा सा इस सिचुएशन से थोड़ा तंग आकर मैंने कुछ दिन का गैप लिया था, 4-5 साल। अदरवाइज भी एक काम से दूसरे काम में हो सकता है गैप आ जाए। सो ये तो चांस की बात होती है, कब आप बहुत बिजी हैं कब आप नहीं हैं।
कब आप टोटल जॉबलेस भी होते हैं, आई हैव सीन दोज डेज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है। विजय तेंदुलकर का था कन्यादान जो मैंने किया, आई डिड इट विद अंडर द डायरेक्शन ऑफ ललित दुबे। बहुत मजा आया, बहुत कमाल का प्ले है, उसका कैरेक्टर भी करने में और उनके साथ काम करने में। बहुत सारे इंडिया में अब्रॉड हमने बहुत शोज भी किए। चाणक्य शास्त्र एक दूसरा प्ले, एक और मिस्टर श्रीनिवासन उन्होंने लिखा था, वो भी अपने आप में एक यूनिक था, उसको भी बहुत मजा आया करने में। ये दोनों प्ले मैंने अंग्रेजी में किए थे, बट अदरवाइज आई कीप डूइंग थिएटर जब भी मौका मिलता है। तो आई डायरेक्ट ऑल्सो, आई एक्ट ऑल्सो। तो अभी फिलहाल 3-4 साल से जब से ये शो चल रहा है नहीं मैं कर पाया हूँ कोई नया प्ले। अदरवाइज यस, दुनिया में ज़्यादातर मुझे लगता है चांसेस होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बनाते या बिगाड़ते रहते हैं। तो ऐसी मेरी थिएटर की जो मेरा दौर था बम्बई आने से पहले का, 72 से लेकर 70 ऑलमोस्ट 84 तक का, उस दौरान की बात है। थिएटर में NSD पास कर चुका था। आई यूज्ड टू बी इनवाइटेड टू डिफरेंट प्लेसेस, यू नो, ऑल ओवर इंडिया, हिंदी रीजन, to direct plays. Quite a big name I had achieved as a director. तो डायरेक्टर को ही पैसे मिलते थे, एक्टर्स तो लोकली ले लिए जाते थे, उनको कुछ दिया भी नहीं जाता था, ये सोच कर कि उनको तो काम दिया जा रहा है, उनको तो मौका मिलेगा दिखने का, लोगों के सामने आने का। तो उनमें से एक बार मैं एक प्ले डायरेक्ट करने वहाँ गया हुआ था, उज्जैन। तो उस दौरान हमारे एक एक्टर थे जो मेरा, इट वॉज ए वेरी फेमस प्ले, अंधा युग, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ बहुत ही मशहूर प्ले था, बड़ा एपिक है। तो वो मैं डायरेक्ट कर रहा था वहाँ के लोकल बच्चों के साथ। उनमें कुछ लोग सीनियर लोग भी थे जो कॉलेज में पढ़ाते थे। एक और सज्जन थे हमारे जो कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, इंग्लिश लिटरेचर। उनकी घर में एक बार मैं गया खाना वाना खाने, उन्होंने बुलाया था। तो आई मेट हिज sister-in-law. I don't know, I just felt that this is the lady I would like to marry. And I, indirectly to him only, I only proposed without knowing anything about them. They were Indian Christians. So I just, उन्हीं को मैंने propose कर दिया कि I would like to marry this girl if she is okay, if it is okay with her. So as luck would have it, you know, he talked to her and seems that she was also equally, she felt yes, I will. तो फिर उसके बाद की अलग कहानी है, how we married, because it was not easy. मैं पानीपत का रहने वाला, दिल्ली के पास, एक टिपिकल बिजनेस फैमिली का आदमी, मारवाड़ी अग्रवाल, ये लोग राजपूत क्रिश्चियंस। तो वो कुछ ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी। अल्टीमेटली वी हैड टू elope together to get married. It is quite a filmy kahani, more than filmy actually in real life. I think sometimes, many a times I have felt that life is actually the truth and life is stranger than fiction. मेरी बेटी है, वो टेलीविजन करती थी, अभी 2-3 साल से नहीं कर रही हैं। कुछ बड़े अच्छे पॉपुलर उन्होंने शोज किए हैं और बहुत पसंद की जाती थी। उनका नाम है रावी गुप्ता। लेकिन अब वो शादी उन्होंने कर ली, शादी के बाद उनको अभी तो एक बच्चा है, तो फिलहाल नहीं कर रही हैं, शी इज टेकन ए गैप। बाबूजी के कुछ डायलॉग है नहीं, बाबूजी लगातार हर बात पे हरिओम जरूर करते हैं, हरिओम हरिओम। बाबूजी को किसी बात पे कुछ खुश हुए हैं तो बोलेंगे हरिओम, कभी किसी बात पे गुस्सा हुए हैं तो हरिओम हरिओम, नाराज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं इसको, हरिओम। तो बाबूजी हरिओम करते रहते। दिस इज नॉट ए वेरी हेल्दी थिंग as far as I mean, it doesn't give you satisfaction, it does give you money, but then इसने थोड़ा सा ये भी किया है, खासकर मेरे जैसे लोगों के साथ, कि एक तरह से ऐसे लगने लगा है हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिसइल्यूजन करती है ये सिचुएशन, मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड पूरा जा रहा है, पूरी सोसाइटी जा रही है, इट इज, आई थिंक,
अगर कोई चीज दुनिया को डिक्टेट कर रही है, वो मार्केट कर रही है हमारी पूरी जिंदगी को। बच्चा पैदा होता है, उसको हम टेलीविजन देखने लगता है और उसको वो चीज पसंद आती है जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा एडवाइस किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा महंगी और प्रॉफिट मेकिंग चीज है वो। मगर वो उसके लिए, उसके क्या लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके दादा दादी, सबके लिए सबसे अच्छी चीज वही है। तो जब पूरी दुनिया को पता नहीं कौन एक थर्ड अनसीन मैन चला रहा है जिसको माल बनाना है, इट्स a very ironical situation. Unfortunately, we have all to be part of it. But ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर क्या बात करेंगे, अभी करेंगे तो is this the world we want? Because ये जितना हो रहा है उतनी ही दूसरी तरफ हैव नॉट्स वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दुनिया उनके लिए जिनके पास है और जो और होना चाहते हैं, जो उस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, उनके लिए बनाई है, बाकियों को और गैप करते जाओ। Is it the growth? I don't know. तो इसका क्या, इस पर हम कमेंट करें? मेरे पास एक ही तरीका है, मैं इसको टू बी और नॉट टू बी, हम इसमें से निकल जाएंगे तब भी हम इसको बदल तो नहीं सकते। एज लॉन्ग एज हम अपने लिए करते करते ही कोई रास्ता, एक नया काम जब भी मौका मिले कर सकें, वो करें, बस शायद वही हो सकता है। इट्स नॉट गुड हम 3-3 दिन एक एपिसोड में लगाते थे, एक कहानी पर काम होता था, डायलॉग्स पर काम होता था, मेकिंग पर काम होता था, डायरेक्शन भी होता था। आज कुछ भी नहीं होता है, बस टोटल एम होता है वो मिनट छापते जाइए, जितने ज़्यादा हम, जितनी जल्दी एक दिन में उतने मिनट दे करके भेज दें ताकि वो कल दिखाया जाए, वो लोगों को कैसा लग रहा है, वो क्वालिटी है या नहीं है। सो इट्स जस्ट द टोटल एम ऑफ लाइफ इज बिकमिंग मनी मेकिंग। हर जगह वही है। शशि कपूर साहब की हालत किस लिए, क्या मतलब है उनके लिए, कोई मायने रखता है? वो पहचानते तक नहीं थे, जो प्राण साहब का आपने नाम लिया उनको दे रहे थे आप, दिया, मगर वही कर दिया गया ना। क्या मतलब बताइए, कोई मतलब है उस तरह के अवार्ड देने का? आप सिवाय इसके कि आप अपने आप को वैलिड करना चाहते हैं कि हमने उन्हें रिकग्नाइज किया, आपने रिकग्नाइज किया या अपना और जो भी समझदार आदमी है उसकी नजर में और खुद अपनी नजर में अपने को गिराया है? क्या किया है आपने? सिर्फ किताबी कहने नहीं, हमने हाँ जैसे मौका मिला, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, मेरे को जब पता लगा सामने ये नाम है, इनको तो मिला नहीं था, चलो उनको देना चाहिए। दिस इज द होल एटीट्यूड। नोबडी इज एक्सरसाइजिंग हिज ओन इंडिविजुअल जजमेंट, इंटेलिजेंस। तो ये अपने आप में मजाक तो है ही है। जो अभी आपने जो इस बार में हम कमर्शियल उसकी बात कर रहे थे, वो इस कदर हावी हो चुका है पूरी दुनिया में और हर फील्ड में, हर लेवल पर, कि वो छोटी छोटी चीज़ों में आप देखते हैं रिफ्लेक्ट करता है। किसी को कुछ पड़ा नहीं है, हर एक को अपनी नौकरी बजानी है या अपनी कुर्सी, अपना जगह बचानी है, ताकि मेरी जो कंफर्ट जोन है या मुझे जो पैसा आ रहा है वो कम से कम आता है, और उसके बाद भैया जो करना है करो। मैं तो कहता हूँ ये जैसे एक चांस की बात है, जो लोग थोड़ा बेहतर काम कर पा रहे हैं, उनको सिचुएशंस ऐसी मिल रही हैं, खासकर एक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं होता, तो आई थिंक दे आर वेरी लकी कि जिनको बेटर फिल्में मिल रही हैं करने के लिए, और बेटर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स मिल रहे हैं जो थोड़ा डिफरेंट काम करना चाहते हैं, थोड़ा सोशली अवेयर पूरा एक उनका एंगल रहता है। दे आर लकी। आई वुड लाइक टू बी एनी डे पार्ट ऑफ इट, बट जब तक नहीं आप करते, आपको तो अपना काम करना है ना। आपको either you create work for yourself, that means you become maker. At least I don't have that sort of a aptitude. थिएटर तो डेफिनेटली जैसे ही थोड़ा सा समय मिलेगा, मैं थिएटर तो डेफिनेट, थिएटर और फिल्म टेलीविजन मेरा साथ साथ चलता रहता है, ये इत्तेफाक से इस समय, बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वर्किंग ऑलमोस्ट 24-25 days a month I'm shooting only for चिड़ियाघर। Then apart from this, जो एक हफ्ता 10 दिन मिलते हैं, कोई ना कोई एड फिल्म या कोई फिल्म, अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, तन्नू वेयर्स मन्नू सीजन 2, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस बीच समय नहीं मिला मुझे, बट अदरवाइज डेफिनेटली अभी तो क्योंकि 3-4 साल हो गए ऑलरेडी गैप थिएटर का, तो आई एम इचिंग टू डू थिएटर डेफिनेटली। और फिर जो भी काम मिलेगा उसके अलावा, देखिए जो चीज़ अगर कोई पॉपुलर होती है ज़्यादा, वो अपने आप में उस बात का
कारण है कि भाई वो उसमें कुछ ऐसा है और जिसमें आपके रोल की चर्चा हो, वो नेचुरली अगर ऑडियंस को पसंद आया तो हमें भी अच्छा लगता है। तो कई बार बहुत सारी चीजें अच्छी आप करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाती या पॉपुलर नहीं हो पाती, वो भी अपनी जगह एक फैक्ट रह जाता है। और यूं आज भी ऐसा लगता है कि बहुत कम मौका मिला है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आई वुड लाइक टू डू मैनी मैनी मोर रोल्स वेयर आई कैन रियली गेट द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कन्यादान मैंने प्ले किया, चाणक्य किया, और एक बहुत पॉपुलर मेरा प्ले था सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो मैंने और नीना गुप्ता ने मिलकर किया था। उस तरह के रोल्स, या मतलब उस तरह के नहीं तो कम से कम जो उतने चैलेंजिंग हो करने का मुझे आज भी मौका मिले, तो आई वुड लाइक टू डू देम ऑन टेलीविजन एंड फिल्म्स स्पेशली। तो वो तो आदमी की इच्छाएं तो खत्म होती नहीं। और अदरवाइज देखा जाए तो गॉड हैज बीन वेरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि इतने सारे मौके दिए, इतना करने को मिला। आज जहाँ भी हम, जो भी मेरी पोजीशन है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कुछ लोगों के आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। इट इज़ अभी काफ़ी 3-4-5 बल्कि कहना चाहिए पिछले 5 साल से हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो बनाई थी, इच्छा तो यही थी कि और काम करेंगे, बट वही जैसे चांस वक्त होता है बदलता रहता है। तो जैसे मैं इसमें फंस गया, नीना भी कुछ दूसरी चीज़ों में फंस गई थी और ज़्यादा आगे कुछ कर नहीं पाए। फिलहाल तो खैर वो एक और नाटक कर रही हैं अनुपम खेर के साथ, तो बट हो सकता है फिर हम करेंगे डेफिनेटली। कंपनी इज ऑन, वी आर स्टिल टुगेदर। इज सहज, जितना आसान दिखता है उतना नहीं है, बल्कि कहीं कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अनलेस यू हैव यू आर एक्सट्रीमली लकी। क्योंकि पहली बात तो है कि लक क्या करता है, आपको चांस देता है काम मिलने का, उसके बाद फिर आपकी टैलेंट आती है। तो अगर लकी है तो उस पर तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड, जो जिसका ताल्लुक इंसान के कर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लक का। कर्म की जब बात कर रहे हैं, कर्म भी कहते हैं लक क्रिएट करता है, तो वो तो मेहनत से ताल्लुक है, और वो मेहनत हो सकता है आपको। अब मैं आज बम्बई में काम करते करते मुझे पूरे 30 साल हो गए, 1985 से आज मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले दिन से ये सिचुएशन है। और पहले दिन से भी अगर मुझे बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला, तो लगातार बीच में ऐसे मौके भी मिले जब मैं उनको उतना कैश नहीं कर पाया उनको। पहला ही मेरा सीरियल एक इंतज़ार नाम का सीरियल था, जो मैंने बताया, ये सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा और कुंदन शाह ने बनाया था, जिसमें मेन रोल था मेरा, बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कई गैप आया, क्योंकि आइदर यू आर वेरी स्मार्ट एज ए बिजनेस मैन ऑल्सो, आई वॉज नेवर। मैं थोड़ा काम में ही ज़्यादा, थोड़ा मोर ऑफ ए कहना चाहिए, मतलब क्रिएटिव फील्ड के इतने ऑब्सेशन है कि रियलिटी को समझने की कभी मैंने ज़िंदगी की कोशिश नहीं की। और एक हिस्सा होता ही है जिसका जो बिजनेस साइड होती है, तो वो मेरा हमेशा से ख़राब था। तो आई हैव सीन वेरी बैड डेज ऑल्सो, आई मीन विदाउट वर्क। तो अब नया आदमी जो आना चाहता है, सबसे पहले तो उसको अगर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को इतना मांझना पड़ेगा, इतना काम अपना दिखाना पड़ेगा कि आप इस लायक हैं कि आपको काम मिले, और फिर उसके बाद वहाँ बने रहना, उस पोजीशन को मेंटेन करते रहना। क्वाइट है, उसके रिवार्ड्स भी हैं, लेकिन मेहनत तो है, और किसी भी दूसरी लाइन से कम मेहनत नहीं है, शायद ज़्यादा ही है। बल्कि ज़्यादातर नए बच्चों को, बड़े लोगों को अगर कुछ समझाना है तो ये कि ज़्यादा हार्ड लाइन है दूसरी लाइन्स के मुकाबले में। Until you are only looking for glamour and you want to, अगर आपको ऐसे एक आपकी थर्स्ट जो है ना वो क्रिएटिव भी है, अगर आपकी सर्च है, तब ये डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल है, आसान नहीं है रास्ता। दूसरी लाइन से शायद ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद कहीं आप यू कैन सी योर सेल्फ इफ कंसिस्टेंटली यू आर परसिवरेंस आपके अंदर है। यहाँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ फिर कब आपके साथ लक भी साथ आ रहा है आपकी टैलेंट के साथ। इट्स एन अनएंडिंग। हरिओम हरिओम।